हाँ जी, आगे देखो बेटा। किंतु शिवशंभु शर्मा का विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की एक महाखान है। और लेखक शिवशंभु कहता है कि यह देश तो नमक की खान है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमन कवि चाहें तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता वही नमक बन जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने जो छद्म वेशधारी नाम जो शिवशंभु शर्मा लिखा है यहाँ पर, उसके माध्यम से कहा है कि जो फारस के कवि हुए हैं, जिन्होंने कह दिया था कि इस देश के हर एक पत्ते में भी नमक होता है, तो उससे भी बढ़कर बात कह दी शिवशंभु ने कि जो इस नमक में पड़ जाता है वह नमक बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक नमक की बहुत बड़ी खान है। वह अपना मूल अस्तित्व खो देता है। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करता है कि यदि श्रीमान वायसराय चाहें तो सांभर झील के किनारे पर खड़े होकर स्वयं देख लें कि जो गिर गया वही नमक हो गया। वह अपना अस्तित्व सदा के लिए खो देता है, वह अपने गुणों से रहित हो जाता है। तो कहने का भाव ये है यहाँ कि यहाँ के नमक का असर भी वायसराय पर नहीं हुआ, जबकि यहाँ की जलवायु और यहाँ का नमक प्रत्येक को अपने आकर्षण में बांध लेते हैं, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यहाँ की जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई, लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ की जलवायु का असर होते ही सब काफूर हो गए। यानी यहाँ की ऐसी जलवायु थी कि जब उसका प्रभाव पड़ा तो जितनी भी अच्छी कल्पनाएं, योजनाएं, जो भी कुछ बनी थी वो सब काफूर हो गई, खो गई, और किसी भी प्रकार से भारतीयों की भलाई में कोई भी कार्य नहीं किया गया। तो यहाँ भारत के वातावरण के प्रभाव को दर्शाया है, जिससे व्यक्ति अपने गुणों को खो देता है। आगे देखें। अफसोस माई लॉर्ड, यहाँ की जलवायु की तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा के स्मरण रखने की शक्ति नहीं रहने दी, और आप यहाँ की जलवायु से इतने प्रभावित हुए कि जब आप पहले आए थे तो पहले जब आए थे तो वह भी आपको स्मरण नहीं रहा, किसी तरह से आपको कुछ भी याद नहीं रहा। नहीं तो पिछली 6 साल पहले की दशा से अब की दशा का मिलान करके चकित होते, घबरा के कहते कि यह मैं क्या हो गया, क्या मैं वही हूँ जो विलायत से भारत की ओर चलने से पहले था। मुंबई में जहाज़ से उतरकर भूमि पर पांव रखते ही यहाँ के जलवायु का प्रभाव आप पर आरंभ हो गया। उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था कोलकाता का, उसकी स्वायत्ता को, उसकी स्वाधीनता को, उसकी स्वतंत्रता को वायसराय ने आते ही समाप्त कर दिया। जब वह प्रभाव और कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के जितने भी अभागे सचमुच अभागे नहीं, वरंच अच्छी मजदूरी के लालच से जबरदस्ती अकाल पीड़ितों में मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं। और हुआ क्या कि अकाल पड़ गया, और अकाल पीड़ितों में उन्होंने ये संभावना खोज ली कि ये लोग मजदूरी के काम जरूर आएंगे, और जो स्थितियां थी इस देश की, उन्होंने जो उदारता थी, आत्मीयता थी, उसको नष्ट कर दिया। कहाँ से पढ़ रहे थे? जब वह प्रभाव कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे सचमुच अभागे नहीं, बल्कि अच्छी मजदूरी के लालच से ज़बरदस्ती अकाल पीड़ितों में मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं। और बच्चों, यह स्थिति आज की नहीं, पुरातन समय की है, पहले की है, कि जब भी कभी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो जो
जिनको ज़रूरत नहीं होती है वे लोग भी ज़रूरतमंद बनकर उस वस्तु का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आज के माहौल में यदि हम देखें, आज के समाज में यदि हम देखें, जहाँ लोक सेवा के काम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, ज़रूरी ऑक्सीजन है, उसकी कालाबाज़ारी में करने में लगा हुआ है। और जहाँ लोक कल्याण हो रहा है, लोक मंगल का काम हो रहा है, जहाँ सेवा भाव हो रहा है, वहाँ ऐसे व्यक्ति भी जा कर के अपने आप को लाचार, गरीब, ज़रूरतमंद साबित करते हैं और उन वस्तुओं का लाभ उठाते हैं जो किसी ज़रूरतमंद के लिए बांटी जा रही है। उन वस्तुओं को लेने में ज़रा भी नहीं हिचकते, भले ही उन्हें उसकी आवश्यकता हो या ना हो। तो ये क्या है? ये हमारी अवसरवादिता है। और यही अवसरवादिता हमारी अंग्रेज़ों के समय में भी थी कि जब हम केवल और केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत हो गए, हमारा भाई भले ही भूखा रहे लेकिन मुझे अच्छी रोटी मिलनी चाहिए। और ये जो प्रभाव है ये देखने को मिलता है। और इस तरह से जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार किया और अकाल पीड़ितों की आपने कोई सहायता नहीं की। और अकाल पीड़ितों की सहायता ना करते हुए आप वहाँ से दिल्ली चले गए। अंत को गत वर्ष आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुत से पद ऐसे हैं जिनको पैदाइशी तौर में अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं। और वायसराय ने एक और काम किया। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया सबको कि जो उच्च पद हैं वे उच्च पद केवल अंग्रेज़ों को ही मिलेंगे। ये एक काम और उन्होंने दूसरी बार आते ही प्रारंभ कर दिया। यानी जो भारतवासी हैं वो केवल या तो क्लर्क बनेंगे या वो फौजों में सम्मिलित होंगे, सेना में सम्मिलित होंगे और अपने ही भारतवासियों पर गोलियां चलाएंगे, अपने ही भारतवासियों को मारेंगे। ये उन्होंने सोच लिया। और जितने भी उच्च पद थे, जैसे किसी जज का पद था, न्यायालय का पद था, वकील का पद था, वायसराय, जो जितने भी इस देश में आए अधिकारी जो उच्च पद थे वो सारे के सारे अंग्रेज़ों को दे दिए गए ताकि भारतीयों पर रोब जमाया जा सके। भारतवासियों को सरकार जो देती है वह उनकी खैरियत हैसियत से बढ़कर है। और अंग्रेज़ क्या मानते थे कि जो हम दे रहे हैं ना भारतीयों को वो बहुत है, इससे ज़्यादा की उन्हें ज़रूरत नहीं और इससे ज़्यादा के हकदार ये हैं भी नहीं। तब इस देश के लोगों ने समझ लिया था कि अब श्रीमान पर यहाँ की जलवायु का पूरा सिक्का जम गया और वो पूरी तरह से भारत के विषय में जान गए। उसी समय आपको स्वदेश दर्शन की लालसा हुई, पूरा देश घूमने की इच्छा आप में जागृत हुई। लोग समझे चलो अच्छा हुआ, जो हो चुका वह हो चुका, आगे को तासीर की अधिक उन्नति से पीछा छूटा और अपने देश लौटने की इच्छा हुई वायसराय की। और भारतीयों को लगा कि चलो पीछा छूटा इनसे, किंतु आप कुछ न समझे, आप कुछ न समझे। कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 हो गई, यानी 7 साल के पश्चात, पहले ये कोरिया चले गए, उसके बाद 7 साल के पश्चात जब ये 40 वर्ष के हो गए, उस समय श्रीमान की समझ में आ गया था कि अब आब हवा के प्रताप से अब 40 साल के होने पर भी 32-33 के दिखाई देते हैं। यानी उन्हें लगा कि जो भारत की जलवायु है वह बहुत अच्छी है और मैं 40 वर्ष का होने के बाद भी 32-33 वर्ष का ही दिखाई देता हूँ। पर इस देश की आबो हवा की तासीर आपके कुछ समझ में ना आई। वह विलायत में श्रीमान के साथ लगी, जब तक वहाँ रहे अपना जोर दिखाती रही, यहाँ तक कि फिर एक बार इस देश में उठा लाई, किसी विघ्न बाधा की परवाह ना की और आप 7 वर्ष के पश्चात पुनः इस देश में आ गए। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है और
इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो जलवायु है वो बाकी सारे देशों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि मनुष्य जिसका नमक खाता है उसी के गुण गाता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धिक होता है, पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। और लेकिन जो अंग्रेज शासक थे उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं जमा, और अंग्रेजी शासकों पर इसका विपरीत प्रभाव जमा, और अंग्रेज शासक यहाँ का नमक खाकर यहाँ की जनता के हित के विषय में ही नहीं सोचते, अपितु उन पर कठोर प्रहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरना है और उसके मुँह खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। और इस तरह से जो अंग्रेज शासक थे वो भारतीयों के मुंह से ही भारतीयों की निंदा करवाने लगे। तो इस तरह से लेखक ने कह दिया कि कोई गुणगान ना भी करे, कम से कम उसकी बुराई तो ना करे जिसका आपने नमक खाया हो। परंतु भारत के नमक का असर कुछ दूसरा ही है। भारत का नमक यहाँ की जलवायु से उत्पन्न होने के बाद अंग्रेज शासकों पर किसी दूसरी तरह का प्रभाव जमाता है, और अंग्रेज शासक यहाँ का नमक खाकर यहाँ की जनता के हित के बारे में ही नहीं सोचते और नशे में चूर होकर कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। और यहाँ की जलवायु इस तरह से उन्हें प्रभावित करती है कि उनकी दया, उनकी सहिष्णुता, उनकी सहृदयता सब नष्ट हो जाती है, और व्यक्ति उम्मीद करता है एक ऐसे शासक की जो दयालु हो, जो उदार हो। परंतु ये जो अंग्रेज शासक थे ये ऐसे नहीं थे, बल्कि इनके तो सोचने और समझने की जो क्षमता थी वह भी नष्ट हो चुकी थी, और इन्होंने जनता की जो वेदना थी, पीड़ा थी, उसको भी अनसुना कर दिया था। और इस तरह से जो अंग्रेज शासक हैं वो इतने अत्याचारी, इतने अन्यायी बन गए कि उन्हें बिना किसी भय के इस देश की चुगली करते रहे, इस देश की निंदा करते रहे खुल्लम खुल्ला, और इन्हें जरा भी इस बात से परवाह नहीं थी कि वो इसी देश का खा रहे हैं और इसी देश के लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। तो एक इस तरह के शासक के रूप में अंग्रेज उभर कर सामने आए, खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा करता है। बच्चों, चल थोड़ा और पढ़ते हैं। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना। होता तो वैसे ऐसा है कि जहाँ का खाना वहाँ का गाना, परंतु अंग्रेज़ों के संदर्भ में यह बात बिल्कुल विपरीत थी। ये जहाँ का खा रहे थे वहीं की निंदा कर रहे थे, अपनी शेखी मारते जाना। हम लोग भी उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियाँ उसी में बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते थे कि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमक की खान में जाकर नमक हो जाएंगे, यानी इन पर पूरा असर आ जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इस देश के लोगों को किस तरह से अपने दबा कर रखना है, किस तरह से इन पर अंकुश लगाना है। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप ना आवें, पर हमारी पेश ना गई। हम चाहते थे कि आप फिर से देश के वायसराय बनकर ना आएँ, क्योंकि आपका दमन चक्र असहनीय था, परंतु हमारी एक ना चली, एक ना पेश आई, पर हमारी पेश न गई, मतलब हमारी एक भी ना चली। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल आपने काउंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। और जो काउंसिल मीटिंग्स हुई, जो इन्होंने कॉन्वोकेशंस किए, उनमें अपने विचारों को प्रकट कर दिया कि हम इस वासियों से, भारतवासियों से क्या चाहते हैं और भारतवासियों की क्या औकात है। ये उन्होंने अपने अधिवेशनों में, कन्वेंशंस में, कॉन्वोकेशंस में, अपने भाषणों के माध्यम से इस बात को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर दिया।
तो बच्चों बाकी कल यहाँ से करेंगे। इतने दिन आप सरकारी भेदों के जानने से, यहाँ से दूसरे लेक्चर में कल बात होगी। आज इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट। और बच्चों जितना पढ़ाया गया है आज उतने को बड़े ध्यान से एक एक शब्द पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि ये जो निबंध है ये व्यंग्यात्मक निबंध है जो लॉर्ड कर्जन के दोबारा वायसराय बनने पर लिखा गया और शिव शंभू नाम का जो कल्पित पात्र है उसके माध्यम से लेखक ने अपनी बात, भारतवासियों के हृदय की बात यहाँ प्रकट की है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। ओके।